नमस्कार व्यूअर्स, आपका फॉक्स हिंदी न्यूज़ संस्करण में स्वागत है। इतिहास में कई ऐसी गुत्थियां हुई हैं जो हमारी सूझ और समझ दोनों को नकारती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही रोचक और तथाकथित गुत्थियों पर नज़र डालेंगे जो दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी सुलझा नहीं पाई, और यदि सुलझा पाई तो उनका सॉल्यूशन इंसानी सूझ समझ से परे रहा, जिससे लोगों में अभी भी अराजकता है और ये गुत्थियां आज भी राज हैं। तो चलिए, मैं दीपांशु गुप्ता के साथ देखते हैं इतिहास के टॉप 10 अनसुलझी गुत्थियां, मिस्ट्रीज जो आज भी सवाल उठाती हैं। 10वें नंबर पे है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश। भारत में परमाणु कार्यक्रमों की नींव रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की 1968 में एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो मुंबई से ऑस्ट्रिया की राजधानी जेनेवा में एक साइंटिफिक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे। डॉक्टर भाभा का नाम दुनिया के बेहतरीन भौतिक शास्त्रियों में शुमार होता है और उनकी मृत्यु से भारतीय परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा। माना जाता है कि उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, अपितु CIA, जो कि अमेरिकी जासूसी एजेंसी है, उसने उनका प्लेन क्रैश होने से पहले ही उसमें ब्लास्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। IBRnews.org, जो कि अमेरिका का ही एक न्यूज़ पोर्टल है, ये खुलासा उसके द्वारा किया गया था कि डॉक्टर भाभा का प्लेन क्रैश हुआ नहीं था, उसको CIA ने क्रैश करवाया था। वेबसाइट में CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट डी क्राउली का बयान पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भाभा का प्लेन क्रैश करवाने की घटना को स्वीकारा था। कई लोग इसे क्राउली के पोस्ट रिटायरमेंट बयान को एक पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, पर डॉक्टर भाभा के समर्थक शुरू से ही इस तथ्य को सत्य मान रहे हैं। डॉक्टर भाभा ने जिनेवा जाने से पहले ये कहा था कि वो भारत के ऊपर ऐसी अदृश्य शील्ड बनाएंगे जिसको कोई मिसाइल भेद नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने 60 के दशक के भारत को परमाणु रिसर्च में अमेरिका के आगे खड़ा कर दिया था, और उस टाइम रूस उनके सपोर्ट में था। उस टाइम के सुपर पावर अमेरिका इतनी हाईटेक सोच से डर गया, और रूस का साथ होने के कारण अमेरिका का डर लाजमी था, और इसी वजह से CIA ने उनके प्लेन क्रैश को अंजाम दिया, जैसा कि उनके समर्थक मानते हैं। पर उनकी मृत्यु से जुड़ा असली सत्य क्या है, ये आज भी एक राज है। नंबर 9 पे हैं सुनंदा पुष्कर। चलती फिरती डिक्शनरी कहे जाने वाले एक अच्छे वक्ता और कांग्रेसी नेता शशि थरूर की बीवी थी सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर की लाश 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस नामक होटल में रूम नंबर 345 में मिली थी। सुनंदा पुष्कर, जो कि एक कश्मीरी पंडित थी, उनका 2010 में शशि थरूर से विवाह हुआ था। 15 जनवरी 2014 को ट्विटर पे बवाल मच गया जब शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट शेयर किए गए, जिसमें पाकिस्तान की रिपोर्टर महक थरार ने शशि थरूर को पर्सनल मैसेज भेजे थे। मैसेज पर्सनल थे और उसमें मेहर ने साफ साफ लिखा था कि वो शशि थरूर से प्यार करती हैं। शशि ने इसमें अपना पक्ष पेश करते हुए कहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और उनने अपना अकाउंट कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया है। इस घटना के अगले ही दिन, यानी कि 15 जनवरी 2014 को ट्विटर पे स्क्रीनशॉट को लेके मेहर थरार और शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर में जमकर बहसबाजी हुई। सुनंदा पुष्कर ने मेहर पर उनके पति के ऊपर डोरे डालने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि उनको ISI एजेंट तक घोषित कर दिया। फिर इसके बाद आया वो दिन, यानी कि 17 जनवरी 2014, जहाँ सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में लीला पैलेस नामक होटल में मिली थी। गौरतलब ये है कि शशि थरूर अपना घर छोड़ के होटल में रह रहे थे 1 महीने से, क्योंकि उनका घर रेनोवेशन में था। शशि थरूर ने बताया कि जब वो पार्टी मीटिंग ख़त्म कर होटल पहुंचे तो उनको लगा सुनंदा पुष्कर सो रही हैं, पर काफ़ी देर होने के बाद उनको शक हुआ
उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया और वो मर चुकी थी। पहले पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद इसको आत्महत्या बताया। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तथ्य सामने आए कि उनकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है और इसी के साथ उनकी बॉडी पे 15 जगह चोटों के निशान थे, जैसे उनको मारा पीटा गया है। शशि थरूर के पक्ष की माने तो सुनंदा पुष्कर की दिमागी हालत ख़राब थी और वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सेडेटिव्स और अल्कोहल का सेवन कर लिया, जिस वजह से उनके शरीर में पॉइजनिंग हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ का कहना है कि उनको पीट पीट के मारा गया, वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि खुद शशि थरूर ने उनको पॉइजनिंग करके मार दिया। लेकिन इन सब के बीच मेन मुद्दा ये है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत का राज क्या था। सुनंदा पुष्कर की अगर हत्या हुई तो किसने की, ये सारी बातें राज हैं और ये राज ही रहेंगी। नंबर 8 पे हैं राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आज़ादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। वह बाबा रामदेव के राजनीतिज्ञ सलाहकार थे और बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा था, जिस पद पर वह अपनी मृत्यु तक रहे। वह राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। राजीव दीक्षित जी ने एक वैज्ञानिक के तौर पर कई बुलंदियां हासिल की हैं। राजीव दीक्षित जी के नाम पे भारत में 12,000 से ज़्यादा व्याख्यान हैं एवं उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया हुआ है। और यही नहीं, राजीव दीक्षित जी ने भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ साथ फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी कई शोध किए हैं। अपना वैज्ञानिक करियर ख़त्म करने के बाद उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ के नारे के साथ उन्होंने भारत में 5,000 विदेशी कंपनियों के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी 2010। और यही कारण रहा कि रामदेव बाबा ने उनको अपने स्वदेशी आंदोलन का महासचिव बनाया। एक तरह से रामदेव जी के राइट हैंड कहे जाने लगे थे राजीव दीक्षित जी। और यही नहीं, उन्होंने अपने मंचों पर नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं एक्टर अमिताभ बच्चन जी के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिससे जनता अनभिज्ञ थी और कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां उनके खुलासों का आज भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। 2010 नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, जहां उन्हें अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यानों के बाद जब 30 को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि राजीव के समर्थकों का दावा है कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जहर दिया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराए जाने की भी जिद की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। साथ ही राजीव की बॉडी को वर्धा लाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम में ले जाया गया और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। हालांकि ये प्रकरण शांत होने के बाद खुद राजीव के परिवार ने भी दोबारा कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया और अब वो इस पे बात भी नहीं करते, जिस वजह से इस मामले में कभी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई। लेकिन गौरतलब है कि मौत के 10 साल बाद भी फेसबुक पर राजीव के नाम पर कई पेज चलाए जाते हैं। इन पेजों में राजीव के नाम से बहुत कुछ पोस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें सब कुछ सच नहीं होता। आज भी कई राजनीतिक पार्टियां राजीव दीक्षित जी के खुलासों का उपयोग करती हैं अपना मंच बनाने के लिए। इतना नाम होने के बाद भी राजीव दीक्षित जी की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? कई लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु में विपक्ष कांग्रेसियों का हाथ था और कई लोग ये भी मानते हैं कि उनका नाम और ओहदा इतना बढ़ रहा था कि रामदेव जी ने जलन के मारे उनको मरवा दिया। और कई लोगों का मानना ये भी था
कि राजीव दीक्षित जी एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग नहीं करते थे और उन्होंने डॉक्टरों से उनके ऊपर एलोपैथिक दवाइयों का शोध करने के लिए साफ मना कर दिया। इस वजह से उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता है और राजीव दीक्षित जी की मृत्यु एक राज है और राज ही रहेगी। और 7 पे हैं एमिलिया ईयरहार्ट। दुनिया भर में विमान से संबंधित ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने लोगों को हैरान किया है। एक ऐसी ही घटना आज से करीब 83 साल पहले घटी थी जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। दरअसल एक महिला पायलट जिसे बेहतरीन पायलटों में से एक माना जाता था, अचानक आसमान से ही गायब हो गई थी और ऐसी गायब हुई कि उसका पता आज तक नहीं चल सका। इसे विमानन इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस महिला पायलट का नाम था एमिलिया मैरी ईयरहार्ट। उन्हें करिश्माई महिला पायलट भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर को पार करने का करिश्मा कर दिखाया था और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। ये करिश्मा उन्होंने 20 मई 1932 को कर दिखाया था। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका के क्वीन ऑफ द ईयर की उपाधि मिली थी। अटलांटिक महासागर को पार करना एमिलिया का कोई अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि उन्होंने आसमान में और भी कई इतिहास रचे थे। उन्होंने हवाई जहाज से 18,415 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर इतिहास रचा। साथ ही 11 जनवरी 1935 को पैसिफिक महासागर को अकेली हवाई जहाज से पार करने वाली पहली महिला भी बनी। इसके अलावा वो मेक्सिको सिटी के न्यूयॉर्क तक की दूरी अकेले तय करने वाली पहली महिला भी बनी थी। 2 जुलाई 1937 एमिलिया की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ क्योंकि एक उड़ान के प्रयास के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर हॉलैंड द्वीप के पास वो विमान समेत गायब हो गई। अमेरिका सरकार ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया। करीब 2.5 लाख मील की समुद्री सीमा को छाना गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 5 जनवरी 1939 को उन्हें मृत मान लिया गया, लेकिन आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर एमिलिया विमान सहित कहाँ गायब हो गई। नंबर 6 पे हैं डीबी कूपर। ये दुनिया काफ़ी बड़ी है जिसमें अगर कोई खो जाए तो मिलना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान आसमान से उड़ रहे हवाई जहाज़ में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? शायद नहीं, लेकिन हम आपको अमेरिका की इस रहस्यमयी घटना को बताने जा रहे हैं। बात 48 साल पहले यानी साल 1971 की है। एक शख्स सूट बूट पहनकर अपने हाथ में एक काले रंग का बैग लेकर अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस शख्स का नाम डैन कूपर बताया गया था। उसे डीबी कूपर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह उसका असली नाम था या नहीं ये किसी को नहीं पता। उसने काउंटर पर जाकर सियाटल जाने वाली फ़्लाइट बोइंग 727 विमान का टिकट लिया। इसके बाद वो प्लेन में गया और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया क्योंकि उसे यही सीट मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बाकी यात्रियों की तरह उसने बैग को ऊपर नहीं रखा, बल्कि अपने पास ही रखकर बैठा। विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, वैसे ही कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन्न रह गई क्योंकि उस कागज़ पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताईं और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भराया जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की भी मांग की। ये सुनते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस और FBI हरकत में आई। वहीं सरकार ने विमान में मौजूद लोगों की सुरक्षा को प्रथम रखते हुए कूपर की सारी मांगें मान लीं, लेकिन FBI ने कूपर को दिए जाने वाले पैसों के नोटों के नंबर को नोट कर दिया ताकि कूपर को पकड़ा जा सके। इसके बाद कूपर का असली मिशन शुरू हुआ। उसने पायलट को कहा
कि विमान को मैक्सिको ले चलो। दूसरी तरफ अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 2 विमान उस विमान के पीछे लगा दिए ताकि कूपर को पकड़ा जा सके। वहीं इसके बाद कूपर ने सभी पायलट को रूम में जाने को कहा और सबको हिदायत दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखें। वहीं जब थोड़ी देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस हुआ तो उन्होंने बाहर जाकर देखा। सामने नज़ारा ये था कि विमान का दरवाज़ा खुला था। पायलट ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और कूपर को विमान में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वहीं जब विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो विमान के चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि कूपर को पकड़ा जा सके, लेकिन वो आज तक नहीं मिला क्योंकि वो तो पहले ही आसमान से कूद चुका था। और कहाँ गया ये बात किसी को नहीं पता है। टीपी कूपर कौन था या ये उसका असली नाम था, ये बात आज भी राज है। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की मौत का रहस्य। 10 साल पहले 18 मार्च 2007 को वेस्टइंडीज़ में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की सनसनीखेज मौत ने क्रिकेट जगत को धरा दिया था, लेकिन वह मौत आज तक दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। 2007 वर्ल्ड कप में आयरलैंड से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर अपने होटल के बाथरूम में अचेत अवस्था में पाए गए। बाद में उन्हें हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत के बाद आज तक सिर्फ अटकलें और दावे ही हैं, जांच में कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। 18 मार्च 2007 को वर्ल्ड कप के दौरान आयरलैंड से बड़ी हार के बाद पाकिस्तान के मौजूदा कोच 58 वर्षीय बॉब वुलमर अपने होटल में बेहोशी की हालत में पाए गए थे और हॉस्पिटल आने के तुरंत बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। जमैका पुलिस ने मर्डर का आशंका जताते हुए जांच शुरू की। हालांकि कोच की मौत के 3 रात बाद जमैकन पुलिस ने कहा कि बॉब की मौत को वह संदेहजनक देखेंगे और उसी सिरे में जांच पड़ताल भी करेंगे, और इसके 2 दिन बाद भी उन्होंने इसे मर्डर घोषित कर दिया था। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कोच बॉब वुलमर की मौत के बाद मैच फिक्सिंग, जहर जैसी कई अफवाहें उड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये जांच दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी स्कॉटलैंड यार्ड को आईसीसी ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए सौंप दी। पर कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े सट्टेबाजों का इसमें हाथ है और शायद वुलमर को पाकिस्तान के आयरलैंड के हाथों हारने में फिक्सिंग का अंदेशा था और वो जब तक इसका खुलासा करते उनको उनके होटल में ही मार दिया गया। असली वजह और उनको मारने वाले का पता स्कॉटलैंड यार्ड भी नहीं लगा पाई, और वो कैसे मरे और उनको किसने मारा, ये बात आज भी एक राज है। नंबर 4 पर हैं बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो किसी मुस्लिम देश की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। बेनज़ीर की हत्या के 10 साल बीत चुके हैं। उनके कत्ल का फरमान जारी करने वालों के बारे में दुनिया जितना जान पाई, उससे ज़्यादा लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में सिस्टम कैसे काम करता है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन मुल्क की फ़ौज ने उन पर भरोसा नहीं किया और भ्रष्टाचार के आरोपों की मदद से सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो अपनी मौत के वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रही थी। वो 27 दिसंबर 2007 की तारीख थी जब 15 साल के खुदकुश हमलावर यानी कि सुसाइड बॉम्बर बिलाल ने एक धमाका किया और बेनज़ीर की मौत हो गई। रावलपिंडी में एक चुनावी रैली में बेनज़ीर अपना भाषण ख़त्म कर लौट रही थी। बिलाल उनकी कार के पास चले गए, पहले उन्हें गोली मारी और फिर खुद को उड़ा दिया। कहा जाता है कि बिलाल ये हमला पाकिस्तानी तालिबान की तालीम करते हुए किया। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में उनके पिता का सियासी सफ़र उस वक्त से पहले ख़त्म हो गया जब उन्हें फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के मौत के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जगह जगह चक्का जाम हुआ, आगजनी हुई और पाकिस्तान विरोधी नारे सुनाई देने लगे।
एक दशक बाद उस दौरान पाकिस्तान के तानाशाह जनरल रहे परवेज़ मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि शायद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का हाथ शामिल है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या इंतजामिया का इशारा मुल्क की फ़ौज के लिए किया जाता है। अब बेनज़ीर भुट्टो की मौत के पीछे किसकी साजिश थी और क्या वजह थी, ये बातें आज भी एक राज हैं। नंबर 3 पर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज से 75 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान के नज़दीक हुई एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। भारत सरकार तथा इतिहास की कुछ किताबें भी इसी हवाई दुर्घटना को नेताजी की मृत्यु का कारण बताती हैं। बताया जाता है कि नेताजी को अंतिम बार टोक्यो हवाई अड्डे पर ही देखा गया था और वह वहीं से उस विमान में बैठे थे। इस घटना के संबंध में 2 अलग अलग ऐसी बातें भी सामने आईं जिनके चलते इसकी सत्यता पर संदेह खड़ा हो गया। इनमें पहली बात तो ये थी कि नेताजी का शव कहीं से भी बरामद नहीं हो सका, और दूसरी यह कि कई लोगों के मुताबिक उस दिन ताइवान के आसपास कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। खुद ताइवान सरकार के दस्तावेजों में भी उस दिन हुई किसी हवाई दुर्घटना का जिक्र नहीं है। ऐसे में कई लोग आज भी उनकी मौत की वजह कुछ और मानते हैं। नेताजी के जीवन पर मृत्यु से वापसी, नेताजी का रहस्य नाम की पुस्तक लिखने वाले अनुज धर भी यही मानते हैं कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी। गौरतलब है कि नेताजी की मौत पर जितने सवाल उठे हैं उतने ही उनके जिंदा होने पर भी उठे हैं। 1975 में जापान में रहने वाली एक भारतीय दंपत्ति ने दावा किया था कि उनके पास एक साधु भिक्षा मांगने आया था और वह साधु और कोई नहीं बल्कि नेताजी खुद थे। उसके बाद फैज़ाबाद शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित राम भवन के बारे में 16 सितंबर 1985 से पहले ना के बराबर लोग ही जानते थे। उस मकान में लंबे समय से साधु जैसे लगने वाले एक बुजुर्ग रहते थे जिनके बारे में स्थानीय निवासियों को कुछ खास जानकारी नहीं थी। एक दिन उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार के बाद उनके कमरे को खंगाला गया तो कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके कमरे से लोगों को कई ऐसी चीज़ें मिली जिनका ताल्लुकात सीधे तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता था। इस दावे को सही साबित नहीं किया जा सका, बल्कि इसने नेताजी की गुमनामी की गुत्थी को एक बार फिर से और उलझा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी का रहस्य सुलझाने के लिए भारत सरकार अब तक 3 आयोगों का गठन कर चुकी है। इन तीनों आयोगों की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी नेताजी की मौत को लेकर अंतिम निष्कर्ष जैसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। सबसे पहले 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शाहनवाज खान के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में विमान हादसे की बात को सच बताते हुए कहा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी। लेकिन इस समिति में बतौर सदस्य शामिल रहे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को नकारते हुए तब आरोप लगाया था कि सरकार कथित विमान हादसे को जानबूझकर सच बताना चाहती है। इसके बाद सरकार ने सन 1970 में न्यायमूर्ति GD घोषला की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया। इस आयोग ने अपनी पूर्ववर्ती आयोग की राह पर चलते हुए विमान दुर्घटना वाली बात पर ही अपनी मोहर लगाई। लेकिन इसके बाद 1999 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने इन दोनों समितियों की उलट रिपोर्ट देते हुए विमान हादसे वाले तर्क को ही खारिज कर दिया। आखिर नेताजी के साथ क्या हुआ? या तो वो 1945 की विमान दुर्घटना में मारे गए, या तो वो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी साजिश का शिकार हुए जहां उनकी हत्या हो गई, या फिर नेताजी सही में गुमशुदगी में चले गए और वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वह जिंदा हैं, जैसा कि लोग दावा करते हैं।
असलियत क्या है, ये आज भी एक राज है जिस पे से पर्दा शायद नेताजी ही उठा सकें। नंबर 2 पर है लाल बहादुर शास्त्री और उनकी ताशकंद में मृत्यु। आज से 54 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य आज भी कायम है। उनके बेटे सुनील शास्त्री का कहना है कि पूर्व पीएम शास्त्री की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक रहस्यमयी मौत थी। यदि पोस्टमार्टम कराया जाता तो सच्चाई सामने आ जाती। इस छोटे कद के बड़े आदमी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश में कई लोगों ने शास्त्री जी की मौत पर सवाल उठाया था। उनकी मौत संदेहजनक स्थितियों में हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते के बाद वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने से कुछ वक्त पहले कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे थे। तब शास्त्री जी ने वहां जाकर समस्या का हल निकाला, इसलिए पंडित नेहरू भी उनसे बहुत प्रभावित थे। 1965 में युद्ध में भारत की जीत के बाद देश का मनोबल वापस लौटने लगा। देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना भर गई। शास्त्री जी के नेतृत्व में अनाज के संकट का सामना भी देश ने बहुत हिम्मत के साथ किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये नारा उस वक्त के भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। वर्ष था 1965। 1965 के युद्ध का परिणाम आज भी पाकिस्तान को शर्मसार करता है। तब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान का अहंकार चूर चूर हो गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कहने पर भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हुए और समझौते के लिए ताशकंद को चुना गया। ताशकंद जो कि उस समय उज़्बेकिस्तान की राजधानी था और उज़्बेकिस्तान संयुक्त संघ में आता था। 10 जनवरी वर्ष 1966 को ताशकंद में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत द्वारा जीती गई ज़मीन पाकिस्तान को लौटाने पर राज़ी हो गए। समझौते के बाद शास्त्री जी सोने के लिए चले गए। इसके बाद रात 2 बजे दुनिया को उनके निधन का समाचार मिला। उस रात शास्त्री जी की मौत की क्या वजह रही, ये आज भी एक रहस्य है। रशियन एजेंसी द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें रशिया के जासूसों का हाथ था और उन्होंने उनको जहर देके मार दिया। और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें उन्हीं के पार्टी के लोगों का हाथ था, क्योंकि उनकी छवि पार्टी से बड़ी होती जा रही थी। इस रहस्य पे कई फिल्में भी बन चुकी हैं और इस पे कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। शास्त्री जी के निधन से पूरे देश को एक बड़ा झटका लगा था। आज भी देश जानना चाहता है कि क्या शास्त्री जी के साथ ताशकंद में कोई साजिश हुई थी? क्या शास्त्री जी का निधन किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम था? क्या इसमें उस वक्त के सोवियत संघ या पाकिस्तान का भी रोल था? या फिर शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे देश की घरेलू राजनीति थी? शास्त्री जी के निधन से किसे फ़ायदा पहुंचा? क्या लाल बहादुर शास्त्री को उनके हिस्से का सम्मान मिला? ये बातें आज भी एक सवाल हैं जो हम कई किताबों में पढ़ते हैं, कई सीरियलों में देखते हैं, कई पिक्चरों में देखते हैं, लेकिन उनकी मौत से जुड़ा रहस्य आज भी एक रहस्य है। और नंबर 1 पर है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन। आज से करीब 57 साल पहले 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से पूरी दुनिया हिल गई थी। टेक्सास के डैलस में डिली प्लाजा से गुजरते हुए कैनेडी को पूर्व मरीन ली हार्वी ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी को फ़ौरन पोर्टलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ओसवाल्ड को डैलस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन बाद ही उसकी भी हत्या कर दी गई। इस घटना ने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। प्रेसिडेंट कैनेडी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर लिबरल राल्फ यारबरो और डॉन यारबरो और टेक्सास के गवर्नर कंजर्वेटिव
जॉन कॉनली के बीच तनाव को दूर करने के लिए टेक्सास जाने का फैसला किया। टेक्सास पहुंचने पर आम लोगों के बीच से उनका काफिला निकालने का प्लान बनाया गया। माना जाता है कि उस वक्त राष्ट्रपति को देखने के लिए करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ पहुंची थी। जब करीब 12:30 बजे उनका काफिला डिली प्लाजा पहुंचा तो कॉनली की पत्नी नेली कॉनली ने कैनेडी से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ये नहीं कह सकते कि डैलस आपसे प्यार नहीं करता। इस पर कैनेडी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। यह जॉन एफ कैनेडी के आखिरी शब्द थे। जैसे ही उनका काफिला टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी पहुंचा, उस पर गोलियां चला दी गईं। वहां मौजूद भीड़ ने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी। कैनेडी और जॉन कॉनली को गोली मार दी गई थी। कैनेडी ने कार में ही दम तोड़ दिया, जबकि कॉनली को बचा लिया गया। ओसवाल्ड को मारने वाले रूबी ने बाद में बताया कि वह कैनेडी की हत्या किए जाने से परेशान था और उसने ओसवाल्ड को मार दिया ताकि कैनेडी की पत्नी को केस की सुनवाई में जाकर होने वाले दर्द से बचाया जा सके। ओसवाल्ड की मौत के साथ यह राज भी दफन हो गया कि आखिर कैनेडी को क्यों मारा गया, या फिर किसी बड़े राजनीतिक नेता ने कैनेडी को मारने के लिए ओसवाल्ड को हायर किया। असलियत क्या थी, ये ओसवाल्ड की मौत के साथ एक रहस्य रह गई और आज तक एक रहस्य। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये टॉप 10 रहस्यों का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और देश दुनिया की बाकी खबरें और ऐसे ही रोचक कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए फॉक्स हिंदी न्यूज़ संस्करण से।